आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। वहीं आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम फेस टू फेस, आज जिसमें हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे शख्स जो नीमच के एक छोटे से गांव रतनगढ़ से निकलकर विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबैर अहमद, जो कि यूएई में अपने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुँचा रहे हैं और नीमच के एक छोटे से गाँव रतनगढ़ से निकलकर वो वहाँ तक पहुँचे हैं। जुबैर जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। सबसे पहले अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, किस तरह से आपने अपनी शिक्षा करी और कैसे आपने कहाँ से ग्रहण करी, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपने खुद ने बताया कि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से अपनी शिक्षा का आरंभ किया। गांव के प्राइमरी एजुकेशन मैंने सेफिया स्कूल से शुरू की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर पीएमटी एग्ज़ाम और एमबीबीएस इंदौर से किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएस करने के बाद मैंने हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी की फ़ेलोशिप की कोयम्बटूर से, और उसके साथ ही मैंने जो न्यूयॉर्क में मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर है वहाँ से भी हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी की फ़ेलोशिप कंप्लीट की। और एडिनब्रो यूनाइटेड किंगडम से के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से मैंने MRCA-CNT की एक और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने शारजा के अलज़ारा हॉस्पिटल, जो एक रिनाउंड हॉस्पिटल है, वहाँ पर एज ए हेड एंड नेक कैंसर सर्जन अपना सर्विसेज स्टार्ट की और अभी तकरीबन 3 इयर्स हो चुके हैं। मैं कंटिन्यू वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मगर उसके साथ ही कहीं लोग जो हैं मुझसे फ़ोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से टच में बने रहते हैं, जिनको मैं टाइमली एडवाइस हमेशा देता रहता हूँ। कैंसर में यही सबसे ज़्यादा ख़ास बात है कि उसका अर्ली डायग्नोसिस और सही जगह रेफरल। तो ये जो भी पेशेंट मेरे टच में होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करके सही जगह रेफ़र करना मेरा काम होता है। तो इस देश में वैसे भी बहुत सारे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सर्जन्स हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सभी मौजूद होते हैं। बट ऐसे डॉक्टर्स के पास टाइमली रेफरल होना बहुत ज़रूरी है। वो सभी पेशेंट जो मेरे गाइडेंस के थ्रू सही वक्त पर कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच पाए, वो ऑलमोस्ट अभी तक कैंसर फ्री है और एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी रहे हैं। बेहद ख़ास बात आपने बताई, जिस तरह से आप वहाँ पर रहकर भी नीमच के लोगों को आप अपनी एडवाइस देते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और यहाँ के लोग भी उस चीज़ का लाभ ले पा रहे हैं और एडवाइस जो आपकी वो फॉलो करते हैं उसे लेकर उनका भी स्वास्थ्य सही रहे, इन सब चीज़ों को लेकर भी आप सोचते हैं। अच्छा, आगे बात करें जुबैर जी, तो आपका सफ़र किस तरह से रहा? नीमच से रतनगढ़ से निकल कर वहाँ तक का सफ़र आपका पूरा कैसा रहा? मैंने 2001 में पीएमटी की एग्ज़ाम, पीएमटी के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुना था, और उस वक्त इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करनी है, कहाँ पर कोचिंग लेनी है। तो सफ़र बहुत ही मुश्किल था क्योंकि कहीं गाइडेंस कुछ नहीं पता था। मगर फिर भी जैसा कहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं राह है। मगर आपने ठान लिया किसी चीज़ को तो फिर रास्ते खुद से बनना चालू हो जाते हैं। मैंने खुद इसके बारे में पता किया और कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, उसके बारे में मुझे पता चला। वहाँ पर मैंने कोचिंग की और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। एक बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आसपास के पूरे एरियाज़ में लोगों को एक नई चीज़ के बारे में पता चला कि किस तरीके से पीएमटी करके और डॉक्टर बना जा सकता है। तो उसके बाद कई लोग जो मेरे जूनियर्स थे वहाँ पर, वो भी बहुत से लोगों ने पीएमटी क्लियर की, डॉक्टर्स बने, और कई लोग इंजीनियरिंग में आगे गए। तो गांव में एक तरीके से एक दिशा मिल गई थी सभी लोगों को, क्योंकि गांव में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, मगर एक जो चीज़ लैकिंग है बस वो यही है कि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मगर उस वक्त तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो रिज़ल्ट देखने के लिए भी हमें रतनगढ़ से नीमच में आना पड़ा था, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं होता था उस वक्त। तब जाके हमें पता चला था कि सिलेक्शन क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी इंफॉर्मेशन बड़ी आसान है एक्सेस करना।
जुबैर जी ने उनके सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह से मतलब एक लेक ऑफ नॉलेज की थोड़ी बस कमी है, नॉलेज की, किस तरह से एक गाइडेंस की कमी है कि अपन सभी आगे जा सकते हैं। और टैलेंट गांव के हर एक युवा में है, आजकल सभी टैलेंटेड बहुत है। और उस वक्त के बारे में उन्होंने बताया जब इंटरनेट का वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं हुआ करता था, और यहाँ पर आकर नीमच आकर इन्हें इनके रिजल्ट्स देखने पड़ते थे। हम बात करें जुबैर जी के किस तरह से आपकी मेमोरीज नीमच से रिलेटेड रही है फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी कुछ यादें आपकी स्पेशल हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि मैं 1 साल वहाँ पर काम करना होता है और हमें करीब 1 मंथ की वेकेशन मिलती है, मगर मैक्सिमम लोग तो कहीं बड़ी वेकेशंस पे जाते हैं, यूरोप वगैरह, बट मैं कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरी सारी ओल्ड मेमोरीज़, सारे रिलेटिव, सभी लोग यहीं पर आसपास होते हैं। अब सिवैयाँ तो वहाँ भी खा सकते हैं, मगर उसमें वो मिठास नहीं है जो नीमच में है। तो रिलेटिव्स के साथ और अपने लोगों के साथ मिलने का एक अलग मज़ा होता है। बिल्कुल सही कहा। वहीं आगे हम ये जाने जुबैर जी किस तरह से बात करें कि अब इंडिया में सेटल होने की कभी आपकी ऐसी ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि अपन वापस अपने वतन लौटकर यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दें और यहीं हम रहें, ऐसा कुछ आपकी ख्वाहिश वापस होती है? जी बिल्कुल, हर वक्त ये ख्वाहिश तो रहती है। आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर आपका बचपन गुजरा है और उस जगह से आप दूर रहें, मगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हर किसी की लाइफ में होती है, उन्हें टाइमली कैटर करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप फ्री हो जाते हैं तो फिर आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो, और मेरा डेफिनेटली वो प्लान है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, मैं अपने सभी लोगों से टच में तो बना रहता ही हूँ, मगर इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे काम किया जाए जो नीमच या आसपास के लोगों को डेफिनेटली हेल्प करे। एक ये बड़ी अच्छी बात है कि एक मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ अप्रूव हो गया है, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि हेल्थ केयर जो है उसका लेवल अप होता जा रहा है। और इंशाल्लाह इसी कड़ी में डेफिनेटली किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा जो यहाँ के लोगों को हेल्प कर पाए। प्लानिंग आपकी है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो किस तरह से आपके परिवार में कोई है डॉक्टर, या फिर आप ही पहले निकले हैं इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि परिवार तो छोटी चीज़ है, उस एरिया में कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ से मैं पहला डॉक्टर बना हूँ। तो उसके बाद बहुत से वहाँ से डॉक्टर बने। तो परिवार तो बिल्कुल ही बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ मैं। जो मेरे फादर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में RAU से स्टार्ट करते हुए बाद में SCDO के रूप में रिटायर हुए, और पूरी मेरी स्कूलिंग उसी गांव में हुई है वहाँ पर। बट इस तरीके की एडवांस एजुकेशन के बारे में किसी को कोई पता नहीं था, जो अक्सर सिर्फ बड़े शहर के लोग ही इन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। तो वहाँ से मैं खुद पहला डॉक्टर था उस एरिया से। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में एक मेरे छोटे ब्रदर हैं जो नीमच में ही है, वो एक अपना रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और बिज़नेस भी है उनका पर्सनल। अच्छा, तो कैंसर स्पेशलिस्ट आप हैं, और कैंसर के बारे में ये किस तरह से होता है, इसके बारे में हम कुछ बताएं। कैंसर जैसा वर्ड है, हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो कर्क या केकड़ा जिसको बोलते हैं, तो जिसकी एक बॉडी होती है, बेली होती है, और उसके कई सारे पैर होते हैं। तो नॉर्मल जो डॉक्टर्स हैं या जो सर्जन्स हैं, क्योंकि सिर्फ उसकी बॉडी दिखाई देती है उस गठान की, तो वो सिर्फ उसी हिस्से को ऑपरेट करके निकालते हैं। बट उसके जो लेग्स है जो इनविजिबल है, वो आसपास के एरिया में होते हैं। तो उस चीज़ को अगर नहीं निकाला जाएगा तो कैंसर का फिर से रिकरेंस हो जाता है। तो उनको सर्जन्स जो है वो इस चीज़ का हमेशा ख़ास ध्यान रखते हैं, और ऑपरेशन के दौरान भी बहुत सी बार जब उस गठान को निकाला जाता है तो 360 डिग्री उसकी फ्रोज़न सेक्शन करके टेस्टिंग की जाती है कि हमने बिल्कुल कंप्लीट कैंसर को रिमूव कर दिया है, कोई माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ आसपास नहीं है। और एक बार जब सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होती है तभी ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ एक कैंसर सर्जन और एक नॉर्मल सर्जन में डिफ्रेंशिएट करती है। और उसके बाद भी बहुत से एरिया होते हैं शरीर के गठान निकालने के बाद भी जहाँ पर किसी न किसी स्टेज में कैंसर चलता रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो ये 3 ऐसी मोडालिटी है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो 3 तरीके से कैंसर को ख़त्म किया जाता है। अब हज़ारों तरीके के कैंसर्स हैं जिसमें
अलग अलग कॉम्बिनेशंस इन तीनों मेथड्स के यूज़ होते हैं, और जो भी बेस्ट और प्रूवन मेथड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो ऑन्को सर्जन्स या ट्यूमर बोर्ड के जो लोग हैं वो उस चीज़ को डिसाइड करके पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो कैंसर फ्री पेशेंट आसानी से रह सकता है। जुबेर जी, आपने काफ़ी ख़ास बातें बताई, एडवांटेज हमारे दर्शकों को इससे हो सकता है, सभी को हो सकता है। बेहद अच्छी एडवाइस आपने दी। इस तरह से हम बात करें तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं यहाँ के मतलब जो आप पेशेंट्स को देखते हैं, वहाँ से आप एडवाइस देते हैं और वहाँ का वर्क आपका रहता है, इन सभी को आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि मैं बाहर काम करता हूँ तो वहाँ पर काम करने का एक फ़िक्स्ड आवर होते हैं, तो उसमें डेडिकेटेडली वहाँ पर काम किया जाता है। मगर जो पर्सनल आपका टाइम है वो वीक में आप 1 बार या 2 बार अपने आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल स्पेंड कर सकते हैं, तो उस चीज़ में मुझे ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से आप वो कर लेते हैं, यहाँ की भी एडवाइस देते हैं और वहाँ का भी पूरा मैनेज आप कर लेते हैं विदेश में रहकर। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो टोटली आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग आगे वो कैसे रहने वाली है? क्या आप यहाँ इंडिया में लौटकर, अपने वतन में लौटकर वापस सब यहाँ पर सेटल करेंगे और किस तरह से आगे आप अपना वर्क मैनेज करेंगे, इन सभी को लेकर पूरा बताएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अभी कुछ वक्त और मैं वहाँ पर काम करना चाहता हूँ। एक बार जैसा मैंने आपको बताया कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ उसके बाद नेक्स्ट मूव मेरा यहीं पर रहेगा। इंडिया जी, बेहद ख़ास बात है आपने बताई। अच्छा, हम बात करें जुबेर जी तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में और यहाँ की नीमच की और इंडिया के स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह का डिफरेंस है और किस तरह से अंतर इसमें आप देखते हैं? अब जैसे यूएई जो है इट्स वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर करना बड़ा आसान है। बट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सो इट्स नॉट ईजी टू कंपेयर बोथ द प्लेसेस। और हम डायरेक्ट अगर इंडिया को ऐसी कंट्रीज से कंपेयर करें जिसका टोटल पॉपुलेशन ही करीब हमारे एक शहर के बराबर होगी, जो बॉम्बे है इस तरीके के शहर के बराबर, तो उन चीज़ों में हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। बट इंडिया में जैसी जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके हिसाब से भी बेस्ट डिलीवर करने की यहाँ पर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। बट इन सब चीज़ों को इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। हाँ, बट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जैसे एक सिंपल सी एक टेबलेट है लीवोफ्लॉक्सासिन, जो भी लास्ट टाइम 2 दिन पहले मुझे यहाँ परचेज़ करनी थी, तो यहाँ पर सिर्फ 40 रुपीज़ में अवेलेबल है। बट यही टेबलेट दुबई में आपको 2000 रुपीज़ में मिलेगी। तो अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो सर्विसेज की क्वालिटी में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो इसलिए सिर्फ ये कहना है कि इंडिया में अच्छा नहीं है और वहीं पर अच्छा है, तो वो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में वही सारी चीज़ें, यहाँ के जो लोग हैं, जो भी इसमें डील करते हैं डॉक्टर से या हॉस्पिटल्स के जो रन करते हैं, वो सभी अच्छी चीज़ों को लो कॉस्ट में डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सब कंडीशन में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंडिया की हेल्थ केयर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ठीक नहीं है। वो अपनी तरीके से फुल कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर जुबेर अहमद, जो कि यूएई में रहकर, यूएई में जाकर, वहाँ जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, हेल्थ सर्विसेज का लाभ प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। और इसी के साथ जो है वहाँ से वो नीमच के लोगों को भी हेल्थ सर्विसेज और जो एडवाइस वगैरह है, यहाँ के लोग भी उनसे लाभ ले पाते हैं। वो फ़ोन्स के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं, जिन्होंने उनके सफ़र के बारे में पूरा बताया, किस तरह से उनका सफ़र नीमच के एक छोटे से गाँव रतनगढ़ से निकलकर यूएई तक का रहा, किस तरह से उनकी स्टडीज़ रही और उनका फैमिली बैकग्राउंड को लेकर हमने उनसे चर्चा करी, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो ये था अब तक अपडेट। बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।